नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 4 बज चुके हैं। वक्त है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। चर्चा आज हम करेंगे इजराइल के तेज होते हमलों की, क्योंकि अब इजराइल ने हर तरफ से मोर्चा खोल दिया। क्या टारगेट ईरान है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है इजराइल, चुन चुनकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर रहा है। हिजबुल्लाह की तो उसने कमर तोड़ कर रख दी है। ये वही हिजबुल्लाह है जिसने इजराइल की नाक में दम कर रखा था, लेकिन आज उसका सुप्रीम लीडर समेत सभी बड़े नेता ढेर हो चुके हैं। क्या अब ऐसा ही हाल हूती विद्रोहियों का भी होने वाला है, क्योंकि ये तीसरा मोर्चा हूती का भी है। हमास के बाद हिजबुल्लाह और अब हूती। क्या इजराइल अपने तीनों दुश्मनों के सफाई के मूड में है? माना जाता है कि तीनों ही संगठन ईरान की सीक्रेट आर्मी है। ऐसे में क्या इन तीनों का खात्मा होते ही ईरान फ्रंट फुट पर आने को मजबूर होगा? क्या वो सीधे इजराइल से भिड़ने लगेगा? हालांकि ईरान की जनता वहां की सरकार पर इजराइल से बदला लेने के लिए दबाव बना रही है, सड़कों पर है जनता। लेकिन ऐसे इस संघर्ष का आगे क्या रुख होने वाला है और इसका देश और दुनिया पर कितना असर होगा, ये समझने वाली बात है। आज इसी को समझेंगे, चर्चा भी करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, वो ये कि इजराइल के निशाने पर अब कौन? इजराइल ने जिस तरह चुन चुन कर दुश्मनों को टारगेट किया है, उससे तो यही लग रहा है कि इजराइल का इरादा अब की बार आर पार की लड़ाई का है। क्योंकि पहले उसने हमास के नेता इस्माइल हानिया को तेहरान में ठिकाने लगाया, फिर उसने हिजबुल्लाह के सबसे बड़े कमांडर नसरल्लाह को सबसे सुरक्षित टनल में मार गिराया, और अब उसने हूती का काम तमाम करने का मिशन शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इन सब के बाद उसके निशाने पर वो लोग हैं जिन्होंने बरसों तक हमास, हिजबुल्लाह और हूती को पाले रखा। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद तेहरान तक मातम पसरा हुआ है। ईरान की जनता सड़कों पर है, इजराइल से बदला लेने की मांग कर रही है। जाहिर है कि ईरान अब तक जिन खूंखार संगठनों के दम पर इलाके पर अपने दबदबे का दम भरता था, उन सारे संगठनों को इजराइल ने घुटनों पर ला दिया है। ईरान में लोगों की नजरें सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी पर है। ईरान के लोगों को लगता है कि अगर इस वक्त उनकी लीडरशिप ने इजराइल के खिलाफ बड़ा फैसला नहीं लिया, तो आने वाले वक्त में ईरान का दबदबा खत्म हो जाएगा। जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ को सबसे सुरक्षित माने जाने वाली टनल में ढेर किया, उसके बाद ईरान तक इजराइल का डर गहरे से बैठ गया है। ईरान में हिजबुल्लाह, हमास और हूती का खुलकर समर्थन करने वाले इजराइल के सीक्रेट हमले के डर से सहमे हुए हैं। ईरान के तमाम बड़े नेताओं को सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेज दिया गया है। ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खोमैनी तक को गुप्त जगह पर छिपा दिया है। सबको डर है कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती को निपटाने के बाद कहीं इजराइल ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन न छेड़ दे। उधर लेबनान की राजधानी के दक्षिणी हिस्से में इजराइल के बम बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स को ढेर करने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल लीडरशिप को निशाने पर लिया है। यहाँ इजराइल के ड्रोन उन्हें उनके अपार्टमेंट में घुसकर मार रहे हैं। बीरूत शहर के मैं इस वक्त कोला बाजार में हूँ। इसको कोला एरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हर शहर के हिस्से के लिए सबसे बड़ा टैक्सी स्टैंड है। यहीं पर पहली बार पिछले 1 साल के युद्ध के दौरान इजराइल ने मेरे पीछे इस बहुमंजिला इमारत के कुछ अपार्टमेंट्स को ड्रोन मिसाइल से निशाना बनाया। 3 लोगों की जान गई है। ये 4 घंटे पहले की बात थी, जब रात का समय था। कल शाम को ही ड्रोन्स का एक सैलाब पूरे बीरूत शहर में रात भर घूम रहा था। काफी ऊंचाई से उनकी आवाजें सुनाई दी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो इंतजार में थे कि कब वो जो टारगेटेड लोग थे, जिनको राजनीतिक एफिलिएशन माना जाता है कि हिजबुल्लाह के साथ है, वो इस अपार्टमेंट में आए और तभी वो
ड्रोन से जो है हमला करे। उस ड्रोन हमले में 3 लोगों की जान गई है और साथ ही साथ न सिर्फ कई अपार्टमेंट्स को नुकसान पहुंचा है बल्कि कई सारे वाहन जो यहाँ पर खड़े थे वो भी तबाह हो गए हैं। बैरूत में डर का आलम यह है कि लोगों ने खुद को अपने घरों में कैद कर लिया है। जिस इलाके में नसरुल्लाह मारा गया वो पूरा इलाका इस वक्त वीरान है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह के झंडों के सिवा यहाँ साउथ बीरूत में कुछ नहीं देख पाएंगे। दुकानें बंद, बाजार बंद, कहीं पर कोई नजर नहीं आ रहा है। किस क्षण इजराइल का रॉकेट इस इलाके पर गिरेगा उसकी भनक सिर्फ आधा घंटे पहले जो इजराइल ने दावा किया है कि साउथ बीरूत में ही एक और हिजबुल्लाह का ठिकाना उन्होंने निशाना बनाया, उसके बाद भी देखिए आप यहाँ पर आपको इस शहर में एक भी व्यक्ति कहीं नजर नहीं आएगा। ये साउथ बीरूत हिजबुल्लाह का गढ़, हिजबुल्लाह का मुख्यालय हसन नसरुल्लाह जहाँ पर मारा गया वहाँ की रविवार की तस्वीरें हैं, वो भी रविवार शाम की, जब कुछ ही घंटे पहले यहाँ पर एक और इस्राएली स्ट्राइक हुआ था। लेबनान में हिजबुल्लाह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन इजराइल किसी जल्दी के मूड में नहीं है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को मारने के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के पॉलिटिकल विंग को टारगेट पर ले लिया है। उधर इजराइल ने 2000 किलोमीटर दूर यमन के उन इलाकों पर भी बम बरसाए जहां से हूती लड़ाके इजराइल पर हमले कर रहे थे। खासतौर से जब गाजा के बाद हिजबुल्लाह पर जबरदस्त प्रहार शुरू हुआ इजराइल की तरफ से, अब हुतीज उनके निशाने पर हैं। बीती रात जो है हुतीज के कई ठिकानों पर इजराइल ने एरियल स्ट्राइक्स की हैं, हवाई बमबारी की है, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने और 80 लोगों के घायल होने की जो है खबरें आ रही हैं। वहां पर आग बुझाने में, क्योंकि कई ऑयल बेसिस जो ऑयल यूनिट्स हैं उनमें बमबारी की गई थी, गुट जो हैं हुतीज के उन पर हमला किया गया था और उस आग बुझाने में काफी मशक्कत हुतीज और यमन के फायर डिपार्टमेंट को करनी पड़ी और आखिरकार उस आग पर तो काबू पा लिया गया है। लेकिन आने वाले दिनों में अब हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ हुतीज भी जो हैं वो इस आईडीएफ यानी इजराइल की सेना के निशाने पर आ गए हैं। जिस तरह से दिन ब दिन मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, उसके बाद इस इलाके में बड़े युद्ध की आशंका ने सर उठा लिया है। ईरान के तेवर से फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा कि वो इजराइल से सीधे लड़ने के मूड में है, लेकिन इस वक्त इजराइल जिस तरह अटैकिंग मूड में है, उसके बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल की एयरफोर्स मौका पड़ने पर ईरान में टारगेटेड हमले भी कर सकती है। Iran directly attacked Israel from its own territory, firing 300 drones, cruise missiles, and ballistic missiles at us. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. इजराइल का मिशन साफ है, वो अब अपने किसी भी दुश्मन को बख्शने के मूड में नहीं है। तो उधर ईरान गम और गुस्से की आग में जल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि लेबनान में नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान, इराक और सीरिया में मौजूद अपने समर्थित संगठनों से इजराइल पर हमले तेज करने के लिए कह सकता है। इजराइल भी जानता है कि वो भले ही हिजबुल्लाह, हूती और हमास को तहस नहस कर रहा है, लेकिन इसकी तकलीफ ईरान को हो रही है। इन सब के बीच पूरी दुनिया इस बात से सहमी हुई है कि कहीं ये जंग महायुद्ध में न बदल जाए। बैरूत से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो क्या है इजराइल का अगला मिशन, आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर बैला वध हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वेस्ट एशिया एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक वोरा, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ यूएस एंड लैटिन अमेरिका स्टडीज, जेएनयू से, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट भी हैं। साथ ही साथ मेजर जनरल संजय मैसून साहब मौजूद हैं, ये भी डिफेंस एक्सपर्ट है हमारे साथ। लेकिन बैला वध साहब, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, प्रॉक्सीज को इजराइल टारगेट कर रहा है, लेकिन क्या हम माने कि सीधा अगला निशाना जो है वो सीधे तौर पर ईरान है? बहुत शुक्रिया। तो ये तो प्रॉक्सी से बात नहीं करना चाहते जब तक सारी दुनिया मालूम है इजराइल इज ऑक्यूपाइंग अरब टेरिटरी, जैसे लेबनान, सीरिया का, फलस्तीनी है। तो ये तो ऑक्यूपेशन, दिस इज फाइट अगेंस्ट ऑक्यूपेशन, ये सबसे बड़ी बात है।
अभी तक जो युद्ध जो जंग चल रहा है इसराइल में, तो खुद उनके लिए काफी स्ट्रांग हो गई है। तो हिजबुल्लाह हटार दिया था, ये जिसका लीडरशिप है, लेकिन अभी थोड़ा देर पहले उसका लीडरशिप नाइम कासिमी कह रहे हमको उसका रिप्लेसमेंट करना चाहते। जो हिजबुल्लाह का पार्टी है वो जो काम कर रहा है वो रुकते भी नहीं है, वो इसराइल में वो इंतकाम करना चाहिए हर हालत में। ये तो हालत बड़ी हालत हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू खुद बता रहे ये तो नया मिडिल ईस्ट डिसऑर्डर बनाया था, जिसकी मतलब ये है जो इजराइली अभी तक बिल्कुल एम्बिशन आते उन ग्राउंड इन्वेजन भी शुरू कर रहे, लेबनान की बात करना चाहते, और सीरिया के वो भी अभी तक 3-4 दिन हो गया था, रोज रोज उन्होंने बंदूक वो बॉम्बिंग चल रहा सीरिया के अंदर है। और अभी इराकी खुद फौज वाले के 4 मिसाइल फायर कर दिया था। यानी मकसद है नेतन्याहू जंग कंटिन्यूअस मांग रहे, उसके लिए वी वांट टू ड्रैग यूएस एंड ईरान इनटू रीजनल वॉर। नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि तीनों तरफ से सर, तीनों तरफ से वो तो टारगेटेड है इजराइल। तो नेतन्याहू तो पहले इस बात को कह चुके हैं कि अपनी जमीन को तो वो सुरक्षित रखेंगे ही ना। तो अपनी जमीन कहाँ है, कौन सी जमीन है? जब तक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है तो उनकी है, मतलब ये इज गोइंग टू इन्वेड मोर टेरिटरी, उनकी एम्बिशियस है। इनकी इजराइल एक्सपेंशन पॉलिसी है, जो कोलोनाइजेशन है, इसी के अलावा बात करना चाहते। ये तो हिजबुल्लाह की बात नहीं है, तो झगड़ा हो गया हमास के ऊपर है या हिजबुल्लाह की बात हो रहा है। ये झगड़ा है ना उसकी लेबनान की अगेंस्ट लेबनान, अगेंस्ट सीरिया, अगेंस्ट इराक, ये उसके एक एक्सपेंशन प्लान है। इट इज अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट, और तभी तक खत्म नहीं हो रहा है। वो अमेरिकन यूरोप भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या हिजबुल्लाह, हूती, ये सब हमास, क्या ये सब इजराइल के प्रॉक्सीज नहीं है? माफ कीजिएगा, ईरान के। ईरान की प्रॉक्सी बात नहीं, ये तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, हूती का यमन वाली और फलस्तीनी है। उन्होंने खुद बताया था अगर इजराइल वो तो हमास के ऊपर युद्ध रुका नहीं हो सकता, हम लोग नहीं रुकना चाहते। ये तो बात है। ठीक है, एक बार संजय मैसन साहब, अब आपको इंक्लूड करना चाहूंगी। इजराइल की मंशा सीधे तौर पर साफ है, अब पहले हमास, फिर उसके बाद हिजबुल्लाह और अब हूती, और इसके बाद सीधा टारगेट ईरान। संजय मैसन साहब। सर, आई थिंक आपका ऑडियो म्यूट है। जी जी, सुन पा रहे सर? आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल सुन पा रहे सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि उनका इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है। सबसे पहले हमास को ठोका, अब हिजबुल्लाह को ठोक रहे हैं, उसके बाद अब हूती को भी साथ साथ कर रहे हैं, और सीरिया और इराक में भी कर रहे हैं। और अब सवाल उठता है ईरान अगला है। सवाल तो जो उठता है ईरान अगला तो होएगा ही, लेकिन नेतन्याहू ने भी जैसे स्पीच में बोला है, इफ दे अटैक अस, हम वापस हमला करेंगे। तो मेरे को लगता है ईरान अभी और इजराइल स्थिति पे है कि कोई डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है। ईरान अपना कॉन्फ्रंटेशन प्रॉक्सीज के जरिए करता रहेगा, लेकिन इसमें उसका बहुत बड़ा नुकसान है। ईरान की क्रेडिबिलिटी पूरे विश्व में और खासकर उसके जो प्रॉक्सीज है उसके अंदर अब कम पड़ती जाएगी, क्योंकि ईरान कब तक चुप बैठा रहेगा और सपोर्ट ही करता रहेगा, मॉरल, मटेरियल, मिलिट्री सपोर्ट, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है। अभी उसने ये भी बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और यहाँ पर ओआईसी वगैरह की मीटिंग करने के लिए, और आज भी जो फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट है वो ऐसा स्टेटमेंट है कि तमाम मुस्लिम वर्ल्ड एक होके खड़ा होना चाहिए जो एट्रोसिटीज हो रही है। तो ईरान अभी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, और इसराइल भी मेरे ख्याल इंतजार कर रहा है कि ईरान कहीं से भी कोई गलती करके और डायरेक्ट वहां पर अटैक करे। तो मेरे को लगता है फिलहाल जो इजरायली एम है वो जितने भी उसके प्रॉक्सीज हैं उनको खत्म करना चाहता है। एक को खत्म तकरीबन कर दिया है, हिजबुल्लाह को भी अभी आधे रास्ते पे है, और ग्राउंड इन्वेजन की भी हम बाद में बात करेंगे जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाता है कब जाता है। तो मेरे को लगता है उनका मुद्दा बहुत क्लियर है, पहले वो तो प्रॉक्सीज को खत्म करना, और कई बार अगर आप प्रॉक्सीज को खत्म करेंगे ऑटोमेटिकली जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईरान वो काफी हद तक इसमें डर जाएगा और अवॉइड करेगा डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। तो इजराइल बार बार इस बात को कहता आया है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के जरिए उसको टारगेट करता है। मकसद सीधा ये है कि ईरान सामने आए, आमने सामने की लड़ाई हो। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि इन तीनों के खात्मे के बाद क्या ईरान फ्रंट फुट पर आएगा?
संजय जी। सॉरी, मेरे से आपने पूछा? जी जी। देखिए, ईरान का अभी बहुत ही एक गंभीर स्थिति में है। वो फ्रंट फुट में आना भी चाहता है, लेकिन नहीं भी आना चाहता है। आज का जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की एक ब्रीफिंग चल रही थी, उसको ब्रीफिंग सुनने के बाद उन्होंने सब कुछ बोला कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड यूनाइटेड हो जानी चाहिए। लेकिन जब उनको वहीं के जर्नलिस्ट ने एक सवाल किया, क्या आप अटैक करेंगे, उन्होंने बहुत वेग उसको छोड़ा। मतलब मैं अगर होता तो मैं तो साफ बोलता मैं करूंगा, और हम वो थोड़ा वेगनेस में अभी ओपन रख रहे हैं। तो वेगनेस मतलब, और आज उनकी जो ब्रीफिंग भी हो रही थी उनके मोफा में, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो एक स्कार्फ भी उनके हाथ में था, फोल्ड कर रहे थे। तो मेरे को लग रहा था वो एक कॉन्फिडेंस उनका नहीं था उसमें। एक लीडर में कॉन्फिडेंस दिखना जरूरी है जब वो बोलता है अपने देश के हित में। देश में काफी प्रेशर आ रहा है, ईरानी जनता काफी प्रेशर डाल रही है कि आप करना है। और इसलिए मैंने बोला, ईरान अगर कुछ नहीं करता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है, फिर वो बोलेंगे था। तो बड़ी असमंजस स्थिति में है आज की तारीख में ईरान। बिल्कुल। एक बार जरा इसी पोजीशन को, संजय जी लौटे, इसी पोजीशन को दीपक जी मैं आपसे समझना चाहूंगी। इसी के साथ जो अभी मेजर जनरल संजय मैसन साहब ने कहा उसका जवाब, वैलावाद जी ने जो कहा उसका जवाब, और एक सवाल सर साथ ही साथ मेरा इंक्लूड मैं कर देती हूँ, वो ये कि ईरान अभी तक प्रॉक्सीज के जरिए इजरायल को टारगेट कर रहा है। पहली बात, वजह उसकी क्या है? दूसरी बात, यही बात की कॉन्फिडेंस नहीं है और वो आमने सामने से क्यों बच रहा है? आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर आता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और फिर जिन लोगों को, विशेषज्ञों को आपने बुलाया, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। डॉक्टर वैलावाद, अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस टू सी यू अगेन आफ्टर सम टाइम। जनरल मेस्टन साहब, वंडरफुल। मैम, मैं आपको बहुत जल्दी संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। आपको याद होगा 1971 में हमारा जंग हुआ था पाकिस्तान में, उस समय फॉरेन सर्विस में नहीं था, बट यंग पाकिस्तानी जिनसे बाद में मैं मिला, उन्होंने कहा कि हम तो पूरी तरह से बौखला गए थे। हमें बताया गया था कि एक पाकिस्तानी सिपाही 100 इंडियन सिपाहियों को मार देगा, फिर ये क्या हो गया, और अभी चीनी आएगा, अमेरिका आएगा, कुछ नहीं हुआ, देश टूट गया। 1991 में मैम, जब फर्स्ट गल्फ इन्वेजन हुआ, आपको याद होगा कि इराक के तानाशाह का नाम सद्दाम हुसैन था। तो जब उसकी बहुत पिटाई हो रही थी, उसने इजराइल के ऊपर भी 40-50 स्कड मिसाइल भेज दिए कि अब बाकी अरब देश भी मेरी मदद करने के लिए आएंगे। कोई नहीं आया। ईरान ये जानता है डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद इजराइल में पिटेगा बुरी तरह से, क्योंकि उसके जो हथियार हैं, अगर चाइनीज हैं तो वो चलेंगे नहीं। रूस बहुत बिजी है, उसको सप्लाई नहीं कर रहा। दूसरी चीज कि माना जाता है आप लोगों के जरिए कि ईरान अपने ड्रोन शोन भेज रहा है रूस को यूक्रेन में इस्तेमाल करने के लिए। अगर उसने इजराइल से पंगा लिया तो फिर रूस की सप्लाई जो ईरान कर रहा है वो कम हो जाएगी। फाइनली मैम, इजराइल, मैं तो 25 साल उस एरिया में रहा हूं। इजराइल में मैं कई बार गया। मैं एक चीज आपको बता देता हूं, तालमुड है जनरल मेस्टन साहब, अवाद साहब, इट इज द होली बुक ऑफ द जूज, और उसमें एक वाक्य है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, राइज टू किल फर्स्ट। अगर आपका दुश्मन आप पे हमला करने वाला है, उठो और पहले मार दो उसको। दिस इज हार्ड वायर्ड इनटू इजराइल डीएनए, उनके लिए सर्वाइवल है। तो मैम, अब मैं आपको बता देता हूं सिनेरियो क्या होगा। ईरान शोर मचाएगा, और याद रखिए शाह ईरान के टाइम में इजराइल और ईरान तो भाई भाई, डार्लिंग डार्लिंग, लव लव होता था, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट्स थी बिटवीन तेहरान एंड टेल अवीव। फिर इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में, वो सब खत्म हो गया। ईरान क्यों पंगा लेगा? इट्स ए शिया कंट्री, कोई अरब उसका समर्थन नहीं करेगा। आपने सुन लिया है मोहम्मद बिन सलमान ने क्या बोला, आई डोंट केयर अबाउट पैलेस्टाइन, आई केयर अबाउट सऊदी अरेबिया। तो ये चीजें अगर आप देखें, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। तो उसने अपने ये 3 प्रॉक्सीज बनाए थे, और अब ये तीनों खत्म हो गए हैं मैम। सो ईरान शोर मचाएगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, फिर चुप करके बैठ जाएगा, एंड ए डिप्लोमेटिक सोल्यूशन विल बी फाउंड। सर, ये बताइए कि ईरान के अंदर भी तो विरोध की आवाजें उठ रही है ना, आवाम भी तो सड़कों पर है, उसको किस तरीके से देखा जाए? आवाम सड़कों पर इसलिए कि आपने कहा था कि मेरे पास ये हथियार है, वो हथियार है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कुछ नहीं कर पाएगा। ईरान को डर पता है क्या मैडम, कि आप अपने प्रॉक्सीज को तो बचा नहीं पाए, ईरानी जनता खड़ी होकर बोलेगी, चल भाई आयतुल्लाह खमेनी, अब तू भी चला जा जहां तेरे को जाना है। चाहिए प्रेसिडेंट साहब, आपका तो कुछ भी नहीं कर पाए, बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैम, रेजिम चेंज तब होता है जब लोग भड़क जाते हैं कि जो हमको चूरन खिलाया गया था, अब उसका आप हमें प्रूफ दो। वो प्रूफ नहीं दे पाए। ठीक है,
ठीक है, चलिए इस बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ईरान के तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, वो किसी खुफिया जगह पर चले गए और उन्हें पूरी प्रोटेक्शन भी दी जा रही है। अंशु जोशी जी, आपके पास आते हुए अब देखिए, सीधे तौर पर दीपक वोरा जी ने तो पूरी तरह से विराम लगा दिया है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है वो बताया, क्योंकि अभी तक सवाल ये उठ रहा था कि इसके बाद क्या हम मिडिल ईस्ट में और ज्यादा टेंशन देखेंगे, इसका असर पूरी दुनिया पर क्या होगा, क्या ये तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहा है या फिर ये गल्फ वॉर के जैसा ही इसका हर्ष दोबारा से होने वाला है। लेकिन आप इस सिचुएशन को किस तरीके से देखती हैं? नवजोत, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा। इसको हम एक ओवरऑल अम्ब्रेला पिक्चर लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति की, कूटनीति की दृष्टि से जब देखने का प्रयास करते हैं तो हम एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को समझें कि कोई भी एक संप्रभु देश या एक ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी जिसको हम देश के रूप में मान्यता देते हैं, वो क्या आतंकवादी संगठन बन सकता है एंड वाइस वर्सा, कि क्या एक आतंकवादी संगठन को हम एक देश की मान्यता दे सकते हैं। देखिए, पूरा ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ये हाल फिलहाल शुरू तब हुआ जब बीते साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने फिलिस्तीन के नाम पर इजराइल पर हमला किया। उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया। तो जो हमारे साथ डॉक्टर अवाद जुड़े हुए हैं वो इजराइल की एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी पर बात कर रहे थे। मैं कहना चाहूंगी कि इजराइल ने एक आक्रामक देश की भूमिका कभी नहीं निभाई है। इजराइल की महिलाओं पर, बच्चों पर, जनता पर जब आधी रात को हमला हुआ, एक आतंकवादी संगठन ने हमला किया तो इजराइल ने उसका पलटवार किया। अब आप आज की तारीख में देखिए, अब इसमें हिजबुल्लाह नाम का दूसरा संगठन जुड़ गया। पीछे से लेबनान और ईरान हमें देश के रूप में सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं। फिर इसमें हुती जुड़ गए, पीछे हमको यमन नजर आता है। तो फिर निश्चित तौर पर जब टेरिटोरियल हमला करेगा इजराइल तो वो देश उसकी हद में आएंगे, उसकी जद में आएंगे, क्योंकि आतंकवादी संगठन जो है ये इन देशों से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं, इक्विपमेंट प्राप्त कर रहे हैं। अब उन देशों का हिस्सा है ना वो, आप देखिए उन देशों का हिस्सा है, उनकी पॉलिटिकल पावर का हिस्सा है। नवजोत, मैं अपनी बात पूरी करना चाहती हूँ। देखिए, ये तमाम हुती हुए, हिजबुल्लाह हुआ, हमास हुआ, अब जाकर तालिबान को देख लीजिए, ये अंततः एक देश नहीं है, ये वहां के आतंकवादी संगठन है। अब इन आतंकवादी संगठनों को यदि आप पाल पोस के और किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए सहयोग करते हैं तो ईरान की स्थिति पाकिस्तान की तरह हो जाएगी यदि वो संभला नहीं और उसने इस बात को नहीं समझा कि वो एक संप्रभु देश है और उसकी कुछ अंतरराष्ट्रीय नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क्स का भी हिस्सा है। और पहले ही अमेरिका और ईरान के किस प्रकार से संबंध निरंतर खराब होते जा रहे हैं, हम इस चीज को समझ रहे हैं। तो आज की तारीख में, और फिर दीपक जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि हम ये समझे कि शिया देश है, उसको जो अरब वर्ल्ड के दूसरे इस्लामिक देश हैं या कहूंगी कि जो दूसरे नेता हैं उनसे समर्थन नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल। दीपक जी, इस पे आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मैं बेलावत जी के पास जाऊंगी। नहीं, मैं कह रहा था मैम हैज पुट इट अक्रॉस ब्रिलियंटली। आई मीन, इससे अच्छा मैं नहीं कर सकता। सीधा कहा है मैम, ईरान एक शिया मुल्क है जो घिरा हुआ है सुन्नी अरब देशों से। अपने अगर वो वजूद बनाना चाहता है, अपनी ताकत दिखाना चाहता है, उसको कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो मैम, मैं आपको जस्ट गिव मी 15 सेकंड्स मोर, आई एम रीडिंग आउट अ मैसेज। आपका प्रोग्राम बहुत पॉपुलर। आज सुबह about 3 hours ago, जनरल साहब, अ फ्रेंड ऑफ माइन हु लिव्स इन लेबनान, मेरे बहुत दोस्त हैं, अरबिक में मैसेज है बट मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं। उन्होंने लिखा है कि एम्बेसडर, शैतान तो चला गया। ये बात कर रहे हैं नसरल्लाह की, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब तो इजराइल हम पे रहम खाए, लेबनान को जीने दे। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। ठीक है। इन तमाम सवालों पर और जो बातें चल रही है इस पर एक बार बेलावत जी आपका जवाब चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त बेनी बेनिम जी भी जुड़ चुके हैं, ये फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर है, उनसे चर्चा करूंगी। उसके बाद एक रिएक्शन बेलावत जी आपका इस पे। हमारी इजराइल अरब युद्ध चल रहा था, 1948 शुरू हो गया। यानी मकसद है जिस वक्त में ईरान और इजराइल में दोस्ती बन गया था, ये शाह टाइम है ना, तो शाह की बात बहुत प्यारी है उसकी। 1979 जब तक इरानियन रिवॉल्यूशन आ गया उसके बाद हमारा ये शुरू हो गया था, ईरान में सपोर्ट कर रहा है। इसलिए हमको प्रॉक्सी से बात करना चाहते कोई मतलब ही भी नहीं, क्यों यही अरब ये ईरान में आ गया थे जब तक अरब वैक्यूम हो गया। तो अरब वैक्यूम हो गया था, ईरान सपोर्ट किया था, सीरिया, ईरान, इराक सपोर्ट किया था, और हिजबुल्लाह सपोर्ट, और हमास भी सपोर्ट किया हमको, और हौती भी सपोर्ट किया था। ये हमको नहीं कहना चाहते, लेकिन क्योंकि उनका गलती एक ही चीज कहता, जो इजराइल कह रहे हैं, उन्होंने रिप्लेस किया था इजराइल एम्बेसी इन तहरान विद पैलेस्टीनियन एम्बेसी, इसलिए उन्होंने कह रहा है हमारा इस्लामिक कोज है। ये बात होना चाहिए। तो देख लो, मैं आपको मालूम हो गया
पहले फलस्तीन 1946 है, अभी तक इजराइल पूरा खा गया था, इजराइल बन गया ना। तो अगर ये कौन जालिम है, कौन एग्रेसर है, आप खुद बताना चाहिए। हमको यहाँ पर कहना चाहते हो किसकी है टेरिटरी, किससे बात कर रहे। इट इज अ वॉर ऑफ एक्सटेंशनल वॉर। अगर हम रहने के लिए को एग्जिस्ट करना चाहिए, फलस्तीनी है और इजराइली के साथ में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अप्लाई करना चाहते हो। डू नॉट फाइंड एक्सक्यूज फॉर एक्सपेंशन। इजराइल का जो तलमूद हमारे वोहरा साहब से, जो हमारा खास दोस्त है एम्बेसडर, ये उनका ग्रेटर इजराइल का मैप लगा, ये इजराइल मैप खुद दिखा रहे हैं। ये फ्रॉम यूफ्रेट्स टू नाइल, इंक्लूडिंग सीरिया, लेबनान, जॉर्डन and peninsula, Sinai Peninsula, including 1/3 of Saudi Arabia. ये अगर हम लोग ये सुनता जाते हैं तो we are only just making the mass deception to the public. We have to educate the public that there is a problem of Palestinian denied their right of existence. There is occupation, there is expansion. After, if we address these issues, the solution is very easy, can be done on the table. We want to live in peace. ठीक है, लिव इन पीस। यही बात इजराइल भी बार बार कह रहा है कि वी वांट टू लिव इन पीस। दोनों चाह रहे पीस में रहना, पूरी दुनिया भी चाहती है कि शांति हो। लेकिन उससे पहले बेनी बेन्यामिन हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर आईडीएफ सोल्जर हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, इस वक्त आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा इजराइल की स्ट्रेटजी के बारे में सर समझाइए। जिस तरीके से बहुत ज्यादा आक्रामक है इजराइल इस वक्त, तीनों प्रॉक्सीज, क्या उसके बाद सवाल मेरा सीधा यही है कि क्या अगला टारगेट ईरान है? एज पर माय ओपिनियन, जो मैं जानता हूं, अभी मैं तो आर्मी में भी नहीं हूं और मैं पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं हूं अभी, बट मैं इतना जानता हूं, क्या इजराइल का मकसद एक ही है? क्या जो लेबनान के पब्लिक है, जो लेबनान के जो रहते हैं उधर, वो पीसफुल रहो और हम लोग को भी पीस में रहने दो। ये हिजबुल्लाह जो था वो प्रॉक्सी था ईरान का। ये जो येमेन है वो प्रॉक्सी है ईरान के। जो इराक में प्रॉक्सी है वो भी ईरान की प्रॉक्सीज है। उन लोग सब शूटिंग कर रहे हैं हमारे पर, और हम लोग को कुछ 11.5 महीने हमको उन लोग को वार्निंग कर रहा था, क्या भाई हमारे 70,000 पीपल जो नॉर्थ में रहते हैं उनको वापस भेज दो, फिर बाद में नो प्रॉब्लम, आपको कुछ मांगता है, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन। एंड देयर वाज अ एग्रीमेंट। हम लोग का जो एग्रीमेंट था, क्या एग्रीमेंट 1701, दैट मीन्स दे मस्ट स्टे आफ्टर द रिवर ऑफ लिथानी। दैट मीन्स नो आर्म्स विल कम नियर द बॉर्डर्स। दैट मीन्स ऑल्सो वी विल, हम लोग भी नहीं लेके आएंगे और तुम लोग भी मत लेने आना। बट हिजबुल्लाह ने कभी ये सॉल्यूशन नहीं दिया और उसको वार्निंग किया। पहला उसको पेजर्स में वार्निंग किया, फिर उसको वॉकी टॉकीज में वार्निंग किया, फिर उसको उसका आदमी बंदा मारा, उसको वार्निंग किया, बट वो समझा नहीं। वो बोला नहीं, आप सॉल्यूशन लाओ हमास का, फिर हम इधर से वॉर बंद कर देंगे। और वॉर बंद भी करेंगे तो भी मोर देन 20 ईयर्स, मोर देन 20 साल हम लोग को तकलीफ ही दे रहे थे। अभी लेबनान के साथ हम लोग का कुछ भी नहीं है। वी प्रे टू गॉड क्या लेबनान की आर्मी आके ये उनकी बॉर्डर उन लोग को संभाले। बट ये क्या है, ये प्रॉक्सी जबरदस्ती दादागिरी करके उन लोग आके लेबनान को सब ये करके उन लोग ने सब तमाशा किए ले। और एक बिल्डिंग में, जो बिल्डिंग हम लोग तोड़ रहे हैं, एक बिल्डिंग में उसके अंदर बॉम्ब है, एक बिल्डिंग में उसके अंदर रॉकेट्स है, एक बिल्डिंग में उसके अंदर कुछ तो है, इजराइल मार रहा है। इजराइल तीनों मोर्चों से लड़ रहा है, क्या टारगेट ईरान है? और अगर ईरान सीधे तौर पर जंग के मैदान में आता है तो क्या होगा आगे? खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त आईडीएफ सोल्जर बेनी जी मौजूद है। बेनी जी, एक तो अपनी बात आप पूरी कीजिएगा जो अधूरी रह गई थी ब्रेक पर जाने से पहले, और दूसरी बात ये सर कि अगर तीनों मोर्चों पर खात्मा करने के बाद प्रॉक्सीज का, अगर सीधे तौर पर, क्योंकि टारगेट ईरान है, और अगर ईरान सामने आ जाता है इजराइल के, तो कितनी ताकत है दोनों में, दोनों की अगर हम क्षमताओं की बात करें? पहली बात मीन्स इजराइल उनको जबरदस्ती मारेगा नहीं, ये डेफिनेट। और ईरान मेरे सोच से जो है, मैं जो सोचता हूँ, ईरान डायरेक्ट कभी हमला नहीं करेगा। वो ही इज ट्राइंग दैट कैच मी आउट फ्रॉम द बैक एंड आई विल डू इट, बट वो नहीं करेगा। बिकॉज उन लोग वो खाली प्रॉक्सी के थ्रू कर सकता है, और दूसरा खुद का उसका कुछ ये नहीं, बिकॉज उन लोग का भी खुद का जो पब्लिक है, it's against the war against Israel also. So I don't think, because Shias having problem with Sunnis,
and Sunni is having problem with Shias. Shia is trying to prove as they want to be the rulers of this place, and between them there is a Israel. They want to show the power on Israel. और इजराइल जो आपके मेरे पहले जो साहब ने जो बात की, क्या इजराइल ने 1948 से पैलेस्टीनियन को दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. सॉल्यूशन जो यूएन ने किया था वो आधा 3/4 ऑफ इजराइल वाज फॉर 3/4 वाज फॉर इजराइल एंड 2/3 वाज फॉर पैलेस्टीनियंस. बट पैलेस्टीनियन कभी एग्री नहीं किया और उन लोग ने वॉर किया 1948 में वॉर किया तो इजराइल ने जगह ली रही. 1967 में वॉर किया, 5-6 कंट्रीज ने हमारे साथ उन लोग की जगह लेके हम लोग ने वापस उन लोग को दे दी. अब हम लोग चाहते थे कि हम लोग वेस्ट बैंक वापस देंगे जॉर्डन को, पर जॉर्डन को नहीं चाहिए था. तो ऑल दिस इज काइंड ऑफ प्ले दैट ओके आप डरो मत, हम लोग वापस लेंगे इसराइल को कॉन्कर करके तुम्हारा जगह वापस दे देंगे. ऐसा कुछ भी नहीं था. क्या इसराइल ने उन लोग के साथ पीसफुल टॉक्स नहीं किया? अराफात को हम लोग ने यूएस लेके जाने के बाद अराफात को द मैक्सिमम ऑफर किया था, बट अराफात लास्ट मोमेंट में वो बोला कि हम लोग को नहीं करना है. तो ऑल दिस इज ऑल पॉलिटिक्स, लॉट ऑफ पॉलिटिक्स आर देयर. इजराइल, दिस लैंड इज ऑफ इजराइल. इट इज द प्रॉमिस्ड लैंड फॉर द जूज and we will stay here. We are staying with Arabs. We don't have any problem with Arabs. जी आपकी बात का समर्थन कर रहे हैं. लौटूंगी, एक बार अंशु जी को जाना है, उनकी आगे एक क्लास भी है. लेकिन अंशु जी चलते चलते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों की तरफ जाती हूं. तो इसको फिर क्या समझा जाए? यहां पर अगर ईरान सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर नहीं आएगा तो प्रॉक्सीज के जरिए क्यों आगे आ रहा है ईरान? इस मंशा को थोड़ा सा समझा दीजिए. ईरान अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को, और जैसे कि मेरे साथ के जो बहुत ही तमाम बुद्धिमान को पैनलिस्ट्स हैं वो इस बात को समझा चुके कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत ही गहरी राजनीति इन्वॉल्व है. अब बेनी जी भी बता रहे हैं, इसका इतिहास भी बता रहे हैं. नवजोत, बहुत महत्वपूर्ण समझने की बात यह है कि जो ये आतंकवादी संगठन है, इनफैक्ट हमको ये समझना चाहिए कि ये जो आतंकवादी संगठन है ये इस वक्त क्यों इतने एक्टिव हैं. हाँ. ये समझ रहे हैं कि यदि ईरान और इजराइल के बीच के जो तनाव है वो ठीक हो गए या संबंध अच्छे हो गए तो इन आतंकवादी संगठनों के लिए स्पेस समाप्त हो जाएगी. ये ईरान को समझने की आवश्यकता है. आप इसको जगह जगह विश्व में जगह जगह जाकर जहां भी आतंकवादी संगठन फल फूल रहे हैं या टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम देते हैं वहां देखिए, वो जिस देश के जरिए दूसरे देश पर जाकर के अटैक करते हैं, यदि उन दो देशों के बीच में संबंध अच्छे हो तो इन आतंकवादी संगठनों के बीच की स्पेस खत्म हो जाती है. और यही कारण है कि ये सारे आतंकवादी संगठन, चाहे हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुतीज हो, अभी वो यहाँ पर बहुत हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं और इजराइल इसीलिए पलटकर जवाब दे रहा है. अब ये ईरान को समझने की बात है, यदि सीधे सीधे सामने आता है तो वैश्विक तौर पर निंदा भी होगी, बहुत सारे शक्तिवान देशों के साथ उसके संबंध भी खराब होंगे. हाँ. और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो थूथू होगी सो अलग. तो अब ये ईरान के समझने की बात है कि और कम से कम इस युद्ध को सीधे सीधे देशों के बीच में और ज्यादा एस्केलेट ना करें. ठीक है, चलिए अंशु जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. 3 और खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेंगे. मेजर जनरल संजय बैसन साहब, अब आपके पास आते हुए देखिए, ईरान की जो जनता है वो भी अपनी सरकार पर कहीं ना कहीं दबाव बना रही है कि इजराइल से बदला लेना चाहिए. ये दबाव है, इसका परिणाम क्या हो सकता है? किस तरीके से अगला मूव ईरान का हो सकता है ऐसे में, जबकि तीनों प्रॉक्सीज पर लगातार इजराइल हावी है? आप खुद सोचिए, कल्पना किए कि कोई भी देश के लीडरशिप छिप रही है, वो जनता क्या उन पे भरोसा करेगी? बिल्कुल नहीं. लीडर्स को तो आगे होना चाहिए. ये सारी IRGC और ये जो वहां की खोमेनी और ये सब क्यों छिप रहे हैं? डर. और लोग अब समझ रहे हैं. और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान ने तालिबान बनाया था, आज वही तालिबान उन पे अटैक कर रहा है अफगानिस्तान के जरिए. मेरा कहने का मतलब है, अगर आप सांप को पालेंगे और उसको मतलब बढ़ोतरी देंगे, वही सांप एक दिन आपको काटेगा. ईरान जाने वाला है कि यही हिजबुल्लाह, यही अब वो उनके अंदर इतनी बातचीत हो रही होगी. देखिए नसरुल्लाह ने कैसे इजरायली को पता चल गया कि वो शख्स था जिसने बोला था कि नहीं ये मोबाइल फोन्स को हटाओ और पेजर लेके आओ. शक घड़ी तो वहां पर होती है कि क्या ये हमारे साथ ही खेल रहे हैं. देखिए ये टेररिज्म में ना एक दूसरे की जान की कोई चिंता नहीं है. ये सब एक कैनन फॉडर है, सब एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं. आज हो सकता है कि उल्टा ही ना हो जाए
कि यही जितने प्रॉक्सीज हैं ये ईरान को ठोकने लगे, क्योंकि वो बोलेंगे छिप रहे हैं और हम यहाँ लड़ रहे हैं। सर एक चीज सर आपको रोकूंगी संजय मैसन साहब, क्योंकि सुबह खबर ये भी आ रही थी कि इन्हीं के मुखबिर ने खबर दी है जिसके बाद अटैक हुआ है। ये खबर कितनी ऑथेंटिक मानी जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये आपको खुद पता है कि जितनी मूवमेंट है ये सिर्फ इनके हिजबुल्लाह कमांडर्स या हिजबुल्लाह के नेटवर्क को पता था, सिविलियन को तो पता ही नहीं था। आम जनता वो जो उन बिल्डिंग्स में रह रही थी उनको पता भी नहीं होगा कि यहाँ इतना बड़ा नेटवर्क यहाँ मीटिंग करता है, क्योंकि वो आम जनता बहुत मैं बोलूंगा उनको कुछ नहीं पता रहता है। ये इन्हीं के नेटवर्क से ये दी है। देखिए पहली बात, तेहरान में ये जिसको मारा था इस्माइल हानिया को, आप सोचिए हार्ट ऑफ तेहरान जहां पर वो गया था, वो प्रेसिडेंट की वो जब वो इनॉग्रेशन हो रहा था, आप सोचिए उस दिन उसको मार दिया। ये अंदरूनी हाथ है। तो मैं बोल रहा हूं अभी इन लोग के बीच में इतना आपसी शक हो जाएगा कि ईरान में आप देखिएगा कि हो सकता है IRGC कमांडर या उसके डिप्टी को भी ये फांसी पे या उसको मार देंगे, बोलेंगे ये तो अभी एक शक इतना हो जाएगा आपस में एक दूसरे के प्रति कि ये डाउट होगा कि ये हमारे साथ धोखेबाजी कौन कर रहा है। और इसी धोखेबाजी में जब मिसट्रस्ट हो जाता है ना किसी भी सिस्टम में, ये टेररिस्ट नेटवर्क में अब मिसट्रस्ट हो गया, ये आपस में मरेंगे। हाँ। और अभी आप खुद सोचिए जो हुती बैठा हुआ है, जो हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, वो बोलेंगे यार हमें ये मरवा रहे हैं और हम ये लोग यहाँ पर खुद अंडरग्राउंड बंकर में बैठे हुए हैं। नहीं सर, ये खबर तो बिल्कुल आपसे वही सवाल मैंने किया, ये खबर तो आ भी चुकी है। वोरा साहब अब आपको इंक्लूड करते हैं। देखिए अभी तक अगला सवाल जो मैं पूछना चाह रही थी, मेरा सवाल तो ये था कि इसका दुनिया पर असर क्या होगा, क्या वापस से मिडिल ईस्ट में एक और जंग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक नया ट्विस्ट जो संजय मैसन साहब ने दिया है कि अपने ही मुखबिर कहीं ना कहीं अपनों को ही मरवा रहे। तो क्या ये एंड जो इसका हम आगे की अगर हम बात करें या फिर हम एंड की भी बात करें, क्या ये आपस में ही एक तरीके से भिड़ंत होगी आगे? मैम सबसे पहले हमारे जो इजरायली मित्र हैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। तोदा सर पिज्जा खन ले इजराइल, आपने दुनिया को सुरक्षित रखा इस हैवान को मिटा के। सो तोदा, थैंक यू वेरी मच। मैं हिब्रू में कह रहा था इनको, पिज्जा खन ले इजराइल सर। बेनी जी हाथ जोड़ के धन्यवाद कर रहे हैं आपका। थैंक यू मैम। आपका ये सवाल है जो आपने अभी पूछा है कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा, कौन रहेगा ईरान के साथ अगर उन्होंने हमला किया इजराइल के ऊपर? अरब लड़ेंगे उनके साथ, वो तो मार खा चुके हैं, वो नहीं चाहते हैं मैम। और ये जो मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं लीक्ड रिपोर्ट है, उसकी मीटिंग जो हुई थी एंटनी ब्लिंकन के साथ, जब उन्होंने कहा था मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस जो पहरेदार है इस्लाम का मक्का मदीना का, उसने कहा कि पैलेस्टाइन के बारे में मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ। तो ये जो बाकी लोग इसको बनाते हैं, देखिए OIC की मीटिंग होने वाली है, इमरजेंसी मीटिंग, ईरान चिट्ठी लिखता है UN सिक्योरिटी काउंसिल, आए ये कर दिया वो कर दिया, और टाइगर दम है तेरे में तो सामने आ, छाती फुला के छाती, क्या उनके साथ पंगा ले, ये इसको भेजेगा उसको भेजेगा, उसको ये चिट्ठी करेगा वो मीटिंग कराएगा, कुछ नहीं होने वाला। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन मैम, आफ्टर रशिया ईरान सबसे ज्यादा प्रतिबंधित देश है, उसकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। अब वो क्या करेगा, कोई बहाना ढूंढेगा कि चलिए जो सिचुएशन है उसको सही करें, अमेरिका के साथ बोलेगा मेरे को फिर से अपना डार्लिंग बना दो, मैं इजराइल के साथ दोस्ती करता हूं और ये जो आतंकी संगठन है इनको मैं मिटा देता हूं। अल्टीमेटली मेरे जैसे डिप्लोमेट्स बैठ के एक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, मिडिल ईस्ट नहीं भड़केगा, देयर विल नॉट बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन वेरी क्विकली मैम। सर अब दो चीजें देखिए, हम बार बार इस बात को पाकिस्तान को लेके सवाल अक्सर किया जाता है कि अपने यहाँ अभी संजय मैसन साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब की बात उन्होंने दोहराई, क्योंकि उन्होंने भी एक बार कहा था कि अपने बगल में अगर सांप को पालोगे तो कहीं ना कहीं आपको डसेगा। ये पाकिस्तान के ऊपर बिल्कुल सही बात है, उधर तालिबान है और इधर जिस तरीके से दूसरे आतंकी संगठनों को उनकी जो आर्मी है वो संरक्षण देती है। क्या ठीक वैसा ही हाल ईरान का है जो उसने अपने प्रॉक्सीज खोल रखे हैं? क्या यही हाल ईरान का भी है? 100%। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की कहानी क्या है, हैवान को आपने पैदा किया और जब कहीं और खून नहीं मिला, हैवान ने कहा मैं तेरा खून पीऊं। That's the whole story of Frankenstein and the monster। ये जो हैवान आपने पैदा किया मैम, ये डसेगा और आपकी फौज जैसे पाकिस्तान में है, तालिबान TTP वगैरह को पैदा किया, अब उनसे लड़ रहे हैं आपस में, भारत से भिड़ने का उनके पास टाइम नहीं है। ईरान का भी यही होने वाला, आप देखिएगा मैम, इट्स गोइंग टू कम वेरी वेरी क्विक। जनरल मैसन साहब तो द हाईली डेकोरेटेड सोल्जर, बहादुर के भारत के एक जांबाज सिपाही हैं, तो आई सल्यूट हिज करेज, आई सल्यूट हिज
clarity of vision, but we will find a solution. और वो जंग और जो solution है, जैसे PM साहब ने कई बार कहा कि ये जंग का दौर नहीं है अब. The solution will be found diplomatically. और जो मैं देख रहा हूँ, everybody will accept everybody else's right to exist. ठीक है बेनी साहब, क्या इजराइल इस पर अग्री करेगा? क्योंकि इससे पहले वैलावाद साहब तो सीधे तौर पर कह गए कि नीति जो है इजराइल की वो एक्सपेंशन की, आपने हालांकि इसको सिरे से खारिज किया है, लेकिन दीपक जी की बात बहुत सही है कि यहां पर सोल्यूशन निकल आएगा. क्या इजराइल इस पर अग्री करेगा? इजराइल एग्री करेगा. वी आर इनफ ऑफ वॉर्स. इजराइल, आपको मालूम है क्या, इजराइल इज नॉट मेन फॉर वॉर्स. इजराइल इज डन फॉर टेक्नोलॉजी, इजराइल इज डन फॉर agriculture, Israel is done for medicines, Israel is done for so many things, and we are wasting our times in the war. I am praying to God that Lebanon public जो है वो war में आज वो आर्मी में आ जाएंगी, वो उन लोग के बॉर्डर्स प्रोटेक्ट करेगी, एक हिजबुल्लाह को निकाल देंगी. और जो सुनी है शिया है, I don't care. As far we'll have peace with them, they have suffered enough. I want that they will. I'm praying to God that on लोग end of the day, उन लोग 1970 जो पेरिस था, लेबनान बोलते थे one of the best countries to go and have parties. I wish that they will come soon to these things, and of course we will have peace with them. और हम लोग को सब अच्छा हो जाएगा. और मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं अभी आर्मी में जाके आया, मेरा बेटा आर्मी में है और मेरे अभी ग्रैंड चिल्ड्रन भी आर्मी में जाएंगे. I wish that they will go to army, but only to guard the borders and nothing else. I pray to God. Borders. बिल्कुल. लेकिन संजय महसून साहब, एक चीज और बताइए, हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि इतनी जल्दी, हालांकि ठीक है अभी IDF ने उसकी पूरी कमर तोड़ दी है उसके नेटवर्क की, लेकिन इतनी जल्दी हिजबुल्लाह हार मानने वाला नहीं है. क्या उसका हश्र होने वाला है? और जैसा लेबनान का जिक्र यहाँ पर किया है बेनी साहब ने, उसके बारे में बताइए. और देखिए, हिजबुल्लाह का जहां तक सवाल है, उनकी कमांड कंट्रोल, टॉप लीडरशिप काफी हद तक खत्म कर दी गई है. और जब मेन लीडर्स करते हैं तो लोअर रैंक्स पे, रैंक एंड फाइल पे काफी फर्क पड़ता है. अब ये लड़ना चाहेंगे या नहीं? देखिए, ये भी रोज न्यूज देख रहे हैं, ये भी सब खबर रख रहे हैं, और इनको भी अब पता है कि ईरान लीडरशिप छिप रही है. तो क्या वो लड़ेंगे? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक सिस्टम होता है. वो भी फिर एक सवाल उठाते हैं कि ये तो हमारे को बेवकूफ बना रहे हैं, हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं. तो हो सकता है कि कल यही मिलजुल के और वहां पर जाके जो ईरानी जनरल्स आएंगे, इनको IRGC वगैरह को उनको उड़ा देंगे. तो एक हकीकत हो सकती है. दूसरा, मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि जैसे ये एम्बेसडर जी ने भी बोला वहां पर डिप्लोमेसी से सॉल्व होगा. मेरे को अभी लगता है भविष्य, देखिए जो एक मैप दिखाया था प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, दी ब्लेसिंग में सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, इंडिया, इंडियन ओशन, गुजरात से शुरू हो रहा है, और UAE, और ये सारे देश थे. आप देखिए UAE के, देखिए UAE वो देश है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जाके मंदिर का उद्घाटन किया. UAE वो देश है जहां पर आज तमाम वर्ल्ड के लोग वहां पर रह रहे हैं. और UAE ने अभी ये भी रियलाइज किया है कि हम कट्टरपन नहीं होने देंगे. वहां पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे, हिंदुस्तानियों को वीजा दे रहे हैं. सऊदी अरेबिया को देखिए, वो भी अभी समझ गया है कि हमें एक एडवांस अपने डेवलपमेंट करने हैं. वहाँ गोल्फ हो रहे हैं और क्या क्या टूरिज्म हो रहे हैं, वहाँ लेडीज ड्राइविंग कर रही हैं. जॉर्डन तो चाहता ही है. ये जो एक IMF कॉरिडोर है, ये है भविष्य. और ये जो ऊपर वाला जो कर्व है ना, ये आपस में लड़ते भिड़ते मरते रहेंगे. ये नीचे से IMF कॉरिडोर निकलेगा. और इजराइल का जो हाइफा पोर्ट है, जो हमारा अदानी वहां बना रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, वहां से ये पोर्ट और इधर गुजरात से कांडला पोर्ट, ये जो कनेक्टिविटी हो जाएगी ट्रेन और रेल की, और ये सारी रोड कनेक्टिविटी थ्रू UAE और हाइफा तक, मैं आपको बता रहा हूँ ये है भविष्य. और इजराइल यहाँ पर पैलेस्टीन को जीने देगा, और पैलेस्टीन के लोग भी रियलाइज करेंगे कि प्रॉस्पेरिटी में है. जिस प्रकार पाकिस्तान की जनता आज बोलती है कि वी रिग्रेट पार्टीशन, कहाँ हिंदुस्तान तरक्की करके चला गया और सेना ने और हमारी हुकूमत ने हमें कहाँ ढकेल दिया है. ये तो आम पाकिस्तानी बोलता है. सबको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, सबको सक्सेस चाहिए. रेडिकलिज्म तो सबसे आसान है. रेडिकलिज्म कहीं किसी देश को नहीं ले जाता है. यही अफगानिस्तान में, वहां जब 3 साल था, इतना मॉडर्न कंट्री था 60s में, आज वो अफगानिस्तान को पीछे कौन लेके गया है? पाकिस्तान. वही वहां पर टेररिज्म और ये
सारा जिहाद वगैरह करके क्या मिला उस देश को? आज कोई वहां पर $3.1 मिलियन रिजर्व्स है उस कंट्री में, मिनरल रिजर्व। अगर कोई बुद्धिमान वहां पर वो समझे तालिबान, वो अपने देश को दुबई बना सकते हैं दूसरा। तो ये रेडिकलिज्म बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रेडिकलिज्म अपने आप खत्म होगी। और ये जो बहुत अच्छा मैप उन्होंने दिखाया था, कर्स एंड द ब्लेसिंग्स, और उन्होंने बाइबल को कोट किया है। जी, और ये जी। चलिए, वक्त की कमी, एक आखिरी कमेंट दीपक जी आपसे, लास्ट कमेंट संजय जी की इसी बात पर। संजय साहब ने जो कहा है, आई टोटली 150% एग्री विद व्हाट ही हैज सेड। अल्टीमेटली हम सबको चाहिए पीस, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस। हमें डेवलपमेंट चाहिए। कब तक लड़ते रहेंगे मैम? ये हम भारत में बहुत देर से समझ चुके थे, लेकिन जो आतंकिस्तान है हमारा पड़ोसी, वो नहीं समझ पाए। कब तक अपने लोगों को स्नेक ऑयल ये आप खिलाते रहेंगे? जो कोई हकीकत हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। अल्टीमेटली जैसे संजय साहब बोले, पाकिस्तानी कह रहे हैं हम भारत में वापस आना चाहते, घर वापसी करना चाहते हैं। यही होगा मैम, आप देखेंगे। द जूइश स्टेट विल सर्वाइव, द अरब्स देयर विल फाइंड अ सॉल्यूशन। और इसके बिना ये 2 स्टेट, 3 स्टेट, 5 स्टेट सॉल्यूशन, उसको जो मर्जी नाम दे दीजिए, अल्टीमेटली वी हैव टू लिव इन पीस। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।